अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे हम इन्वेस्टिगेशंस इन द रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़। ठीक है, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस जो हम करवाते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ में, उसमें स्पूटम एनालिसिस होती है, उसकी ग्राम स्टेनिंग और कल्चर। ठीक है, स्पूटम साइटोलॉजी भी आ जाता है और एसिड फास्ट बेसिलाई। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे करवाया जाता है। सारा डिटेल में हम कवर करेंगे चेस्ट एक्सरे। ठीक है, उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जो HRCT, सीटी स्कैन चेस्ट जो होता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन भी होता है, अल्ट्रासाउंड चेस्ट, मेडियास्टिनोस्कोपी, प्लूरल एस्पायरेशन और बायोप्सी भी डिस्कस करेंगे। फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी क्या है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ठीक है, और ये सारी जो भी इन्वेस्टिगेशन है, पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ये सारी जो है रेस्पिरेटरी डिजीज़ में कैरी आउट करवाई जाती हैं। इनको हमने इस टॉपिक में डिटेल में कवर करना है। सबसे पहले स्पूटम जो है, ये इन्वेस्टिगेशन, उसका सबसे पहले कलर देखा जाता है। जो येलोइश ग्रीन स्पूटम है, उसका मतलब है कि पेशेंट को इन्फ्लामेशन हो रही है। इन्फ्लामेशन की वजह इन्फेक्शन भी हो सकता है, एलर्जी भी हो सकती है। ठीक है, येलोइश ग्रीन। दूसरा, अगर ब्लड है स्पूटम में तो उसका मतलब है कोई अक्यूट इन्फेक्शन हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है, ट्यूमर या पल्मोनरी इन्फाक्ट। ठीक है, स्पूटम का ग्राम स्टेनिंग एंड कल्चर तब इंडिकेट किया जाता है जब पेशेंट को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, लाइक नमूनिया होता है, तो हम ग्राम स्टेन और कल्चर के लिए भेजते हैं, या उसको एस्परजिलस लंग डिजीज़ हो, फंगल इन्फेक्शन तो भी। स्पूटम AFB यानी एसिड फास्ट बेसिलाई तब किया जाता है जब ट्यूबरक्लोसिस के लिए, और इसका जो सैंपल लिया जाएगा अर्ली मॉर्निंग 3 कंसेक्यूटिव दिनों तक जो है ये सैंपल भेजा जाता है एसिड फास्ट बेसिलाई के लिए। स्पूटम साइटोलॉजी, ये क्या होता है, ये ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा को डायग्नोस करने के लिए स्पूटम साइटोलॉजी करवाया जाता है। अगर पेशेंट को इसमें अब स्पूटम नहीं प्रोड्यूस हो रहा तो हम ये इंड्यूस करवाते हैं। कैसे? हम नेब्यूलाइज्ड हाइपरटोनिक स्लाइन जो है उसको इनहेल करवाते हैं, उसके थ्रू फिर उसका स्पूटम प्रोड्यूस होगा और वो हम लेंगे। ठीक है, इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू भी हम ले सकते हैं। अगर ये मेथड सही नहीं तो ब्रोंकोस्कोपी इन द ब्रोंकियल वॉशिंग, उसके ज़रिए भी हम स्पूटम ले सकते हैं और फिर स्पूटम साइटोलॉजी करवाएंगे फॉर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। अगली इन्वेस्टिगेशन है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे डिटेल में जो है पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट को अच्छी तरह से चेस्ट एक्सरे आना चाहिए। सबसे पहले व्यूज़ बताए गए हैं कि चेस्ट एक्सरे पोस्टीरो एंटीरियर व्यू रूटीन फिल्म होती है। रूटीनली जो यानी एक्सरे परफॉर्म किए जाते हैं उसमें PA व्यू होता है, यानी पोस्टीरो एंटीरियर व्यू। इसमें जो है ये स्टैंडर्ड फ्रंटल चेस्ट एक्सरे होता है, जिसमें एक्सरे बीम्स जो है वो बैक टू फ्रंट ऑफ द पेशेंट पास होती हैं। ठीक है, फ्रॉम बैक टू फ्रंट। अब पेशेंट जो है, इसका ये एडवांटेज होता है कि इससे बाकी चेस्ट एक्सरे से PA व्यू ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये हार्ट और बाकी स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी मैग्नीफिकेशन को मिनिमाइज़ करता है। ठीक है, तो PA व्यू ज़्यादा बेटर होता है। दूसरा एंटीरो पोस्टीरियर व्यू भी होता है, जिसमें एक्सरे की बीम्स आगे से पास करवाई जाती हैं। ये तब लिया जाता है जब पेशेंट खड़ा नहीं हो सकता, अनेबल टू स्टैंड है, या फिर कार्डियक शेडो जो है वो लार्जर है इन द, यानी एक और फाइंडिंग जो हमें इसमें मिलती है एंटीरो पोस्टीरियर व्यू में, वो इसमें कार्डियक शेडो जो है वो लार्जर मिलता है। ठीक है, एक और व्यू है लेटरल व्यू। ये रिक्वायर्ड होता है जब हमने जो साइट ऑफ एबनॉर्मलिटी है विजिबल ऑन पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू, उसको लोकलाइज करना है। ठीक है, पोस्टीरियर एंटीरियर किया था, उस पर हमें लेजन मिली थी, उसको हमने लोकलाइज करना है, तो हम लेटरल व्यू लेते हैं। लॉर्डोटिक व्यू भी होता है। ये फिगर देखें, इसमें जो है पोस्टीरो एंटीरियर चेस्ट व्यू है जो कॉमनली यूज़ होता है, PA व्यू। ठीक है, जबकि यहाँ पर एंटीरो पोस्टीरियर व्यू दिखाया गया है ऑफ चेस्ट। इस फिगर में ये लेटरल व्यू लिया गया है एक्सरे चेस्ट। क्लेविकल्स की वजह से जो है जो एक्सरे ऑब्सक्योर हो जाता है एपेक्स का, एपाइकल जो व्यू होता है, तो उस एपाइकल व्यू को विजुलाइज करने के लिए हम लॉर्डोटिक व्यू करवाते हैं। ठीक है, एपेक्स को देखने के लिए। स्पेशली हमें पता है कि पल्मोनरी TB जो है ज़्यादातर एपेक्स को अफेक्ट करती है, तो इस तरह से ये लिया जाता है एंटीरो पोस्टीरियर लॉर्डोटिक व्यू लंग एपाइसिस को जो है विजुलाइज करने के लिए। एक और है लेटरल डीक्यूबिटस व्यू, जो कि प्लूरल इफ्यूजन को कंफर्म करने के लिए लिया जाता है। इस फिगर में देखें, ये लेटरल डीक्यूबिटस व्यू है, जिसमें इस तरह से साइड वाइज जो है पेशेंट को लेटाना होता है, और इस तरह से ये हमें व्यू मिलता है एक्सरे का। ठीक है, ये प्लूरल इफ्यूजन को कंफर्म करने के लिए हम करवाते हैं लेटरल डीक्यूबिटस व्यू। चेस्ट एक्सरे जो है हमने फुल इंस्पायरेशन पे लेना होता है। पेशेंट को कहना है कि आप फुल इंस्पायर करें और फिर हमने कैप्चर करनी होती है। अगर हमने एक्सपायरेशन पे लिया तो लोअर पार्ट जो होंगे ना लंग्स के, वो क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। एक्सरे रीडिंग जो है सीक्वेंस में होनी चाहिए, इनसाइड टू आउट। ठीक है, जब भी आपने
एक्सरे रीड करना है तो इनसाइड टू आउट, यानी आप ट्रैकिया से स्टार्ट करेंगे टू मेडियस्टिनम, फिर हार्ट, हाइला, डायाफ्राम, कोस्टोफ्रेनिक एंगल, कार्डियोफ्रेनिक एंगल, लंग एपाइसिस, लंग पैरेन्काइमा, प्लूरल स्पेस फिर देखेंगे, स्केलेटन, और फिर लास्ट में आपने सॉफ्ट टिश्यूज़ रीड करने होते हैं। ठीक है, ये बेहतर है कि आप सबसे पहले जो है नेम, डेट, पोजीशन पेशेंट की और क्वालिटी ऑफ एक्सरे जो है देखें, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से एग्जामिनर्स यूजुअली ये स्टूडेंट से नहीं पूछते इस तरह के फीचर्स, और वो स्टार्ट करते हैं कि एक्सरे चेस्ट PA व्यू शोइंग रेडियोलॉजिकल डिटेल्स, आपने इस तरह से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, कि ये एक्सरे चेस्ट PA व्यू है शोइंग रेडियोलॉजिकल डिटेल्स, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस। आप डायरेक्ट जो है डायग्नोसिस नहीं बताएंगे, आपने फाइंडिंग्स बतानी होती हैं। तो जो फाइंडिंग्स इस चीज़ में हमने देखनी है उसको भी हमने सीक्वेंस से देखना है। फॉलोइंग पॉइंट्स जो हैं हमने चेस्ट एक्सरे के नोट करने होते हैं। सबसे पहले हम ट्रैकिया देखते हैं, सीक्वेंस में ही चलेंगे। ट्रैकिया को में देखना है कि भाई इस एक्सरे में ट्रैकिया सेंट्रल है या डेविएटेड है। इस फिगर को देखें साथ साथ, तो चेस्ट एक्सरे में सबसे पहली चीज़ हमने देखनी होती है ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया ये आपको जो है वाइट से नज़र आ रहे होंगे, ये ट्रैकियल कार्टिलेज है। ठीक है, तो ये चीज़ वाइट से जो है टीयर ड्रॉप किस्म की, ये सेंट्रली प्लेस्ड होगी, इसको आपने देखना है। अगर ये किसी साइड पर है तो इसका मतलब ट्रैकिया उस साइड पे डेविएटेड है। इस फिगर में ये सेंट्रली प्लेस्ड है। ठीक है, ट्रैकिया के बाद जो है आपने मेडियस्टिनम देखना होता है। मेडियस्टिनम में आपने एक तो वाइडनिंग ऑफ द मेडियस्टिनम देखनी है कि वाइडन तो नहीं हो गया, और इसके अलावा शिफ्ट तो नहीं हुआ मेडियस्टिनम ड्यू टू द पुल और पुश फिनोमेना। ठीक है, अगर कोलैप्स होगा, आगे कंडीशंस देखेंगे तो, या फ्लूइड होगा तो पुश हो रहा है या पुल हो रहा है, उस हिसाब से आपने मेडियस्टिनम देखना होता है ट्रैकिया के बाद। उसके बाद हम आते हैं हार्ट पे। थर्ड हार्ट होता है। हार्ट में इसका हार्ट का साइज़, उसकी शेप क्या है, पोजीशन क्या है हार्ट की, और ये एओर्टिक नकल देखना होता है। ठीक है, तो CTR रेशो भी कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कार्डियोथोरेसिक रेशो। जो कार्डिया है इसका जो साइज़ है ये 50% होता है टू द थोरेसिक। ठीक है, अगर वो इंक्रीज्ड है तो मतलब कार्डियोमेगैली है, डिजीज स्टेट उससे फिर आइडेंटिफाई की जाती है। हार्ट के बाद हाइलर शेडोज़। ठीक है, ये हाइलम है। ठीक है, ये राइट हाइलम और पल्मनरी आर्टरी दिखाई गई है, लेफ्ट हाइलम एंड पल्मनरी आर्टरी। तो हाइलर शेडो में हमने साइज़ और शेप हाइलर शेडो का देखना है, इसका साइज़ और इसका शेप। प्रोमिनेंट हाइलर लिम्फेडिनोपैथी यूनिलेटरल या बायलेटरल, वो चेक करनी होती है। दूसरा, इसके अलावा पल्मनरी आर्टरी का भी ये शेडो हमने चेक करना होता है। डायाफ्राम पे आ जाएँ तो डायाफ्राम ये है राइट हेमी डायाफ्राम, ये लेफ्ट हेमी डायाफ्राम। डायाफ्राम एलिवेटेड हो सकता है या फिर वो फ्लैट भी हो सकता है। गैस जो है इस राइट डायाफ्राम के अंडर वो इंडिकेट करता है गट परफोरेशन। ठीक है, अगर इसके नीचे अगर गैस आ जाए, ब्लैक नज़र आए आपको यहाँ पे, तो मतलब गट में परफोरेशन हुई है। अगर कोस्टोफ्रेनिक एंगल हमें ओब्लिटरेटेड मिलता है, ये है कोस्टोफ्रेनिक एंगल। ठीक है, ये जो है अगर यहाँ पे ओब्लिटरेटेड है, ये यूँ शार्प ब्लंटेड नहीं है ना हो, तो उसका मतलब है यहाँ पे फ्लूइड है, प्लूरल इफ्यूजन हम उसको कहेंगे। ठीक हो गया। फिर आती है, अगला स्टेप होता है डायफ्राम के बाद डायफ्राम के बाद आता है हमारा लंग फील्ड। लंग फील्ड में हमने क्या चीज़ देखनी होती है? सबसे पहले हमने एपाइसिस देखने होते हैं फॉर द हेजीनेस। ठीक है, एपाइसिस में कोई हेजीनेस ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकती है। इसके अलावा होमोजीनस या पैची इनफिल्ट्रेशन तो नहीं है। रेटिकुलर पैटर्न जो ट्यूबरक्लोसिस में हमें मिलता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन, वो तो नहीं है। फाइब्रोसिस हमने देखनी है। ठीक है, कैविटीज़ भी चेक करनी है, बुल्ली फॉर्मेशन, कैविटेशन या बुल्ली फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोमिनेंट वास्कुलर मार्किंग्स और राउंड ओपेसिटीज़, अगर कोई राउंड ओपेसिटीज़ हो। लंग फील्ड के बाद आती है प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस में प्लूरल इफ्यूजन देखना होता है या प्लूरल थिकनिंग देखनी होती है। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ आती हैं उसके बाद, उसमें कोई बोनी डिफॉर्मिटी कहीं पे या फ्रैक्चर। लास्ट में आता है सॉफ्ट टिश्यू शेडोज़। ठीक है, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू शेडोज़ में नॉर्मली जो है ये ब्रेस्ट शेडो होता है, और सबकुटेनियस इम्फाइसीमा भी हमें सॉफ्ट टिश्यू शेडो में देखना होता है। अब आपने डिस्क्रिप्शन किस तरह देनी होती है नॉर्मल चेस्ट एक्सरे को, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हमने कहना है एक्सरे चेस्ट PA व्यू शोइंग ट्रैकिया इज़ सेंट्रल, मेडियस्टिनम इज़ नॉट वाइड, हार्ट इज़ नॉर्मल, नो कार्डियोमेगेली। ठीक है, हार्ट इज़ नॉर्मल इन साइज, नो कार्डियोमेगेली, हाइला आर नॉट प्रोमिनेंट, कोस्टोफ्रेनिक एंड
कोस्टोफ्रेनिक एंड कार्डियोफ्रेनिक, ये कोस्टोफ्रेनिक एंड कार्डियोफ्रेनिक एंगल्स आर नॉट क्लियरली ओब्लिटरेटेड, lung fields are clear, lung apices are clear, no opacity or fibrosis visualized, no pleural thickening or effusion, bony cage is normal, no soft tissue abnormality। ठीक है, सीक्वेंस में इसी तरह से जो आपने फाइंडिंग्स देखी हैं उसी सीक्वेंस में फिर एक्सप्लेन करनी होती है, डिस्क्राइब करनी होती है एग्जामिनर को। ये हो गया नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। चैनल पे भी मैंने अपलोड की है वीडियो डॉक्टर बशीर की एक्सरे, जो डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन की है, वो भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, अब जो है इनाम दानिश में डिफरेंट एक्सरे स्लाइड्स बनी हुई है, पिक्चर्स बनी है और उनकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, पीए व्यू और एपी व्यू को इसने कंपेयर किया है कि पीए व्यू जो पोस्टीरो एंटीरियर व्यू होता है उसमें जो क्लेविकल है इन द लंग फील्ड होगी और एपाइसिस क्लियर होंगी। ठीक है, एपाइसिस बिल्कुल क्लियर होंगी, लेकिन एपी व्यू में क्लेविकल जो है वो टॉप ऑफ द लंग फील्ड होगी और एपाइसिस को हाइड कर रही होगी, उसको छुपा रही होगी। ठीक हो गया, जबकि वहाँ पे क्लेविकल लंग फील्ड में एपाइसिस क्लियर होंगी। पीए व्यू में जो है हमें रिब्स स्लैंटेड यानी कर्व्ड मिलती हैं और जो पोस्टीरियर रिब्स होंगी वो कनकेव होंगी, लेकिन एपी व्यू में रिब्स हॉरिजॉन्टली ही लाई कर रही होंगी, मोर हॉरिजॉन्टल लाई करेंगी। इस फिगर में देखें अगर कंपेयर करें तो ये पीए व्यू और एपी व्यू है। ठीक है, पीए व्यू में हमने कहा कि क्लेविकल जो है वो लंग फील्ड में ही आ जाती है और एपाइसिस क्लियर होती हैं, लेकिन एपी व्यू में क्लेविकल्स टॉप ऑफ द लंग फील्ड में है और वो एपाइसिस को हाइड कर रही हैं। ठीक है, ऑब्सक्योर कर रही हैं। पीए व्यू में जो रिब्स हैं वो स्लैंटेड हैं, कर्व्ड होती हैं। ठीक है, देखिए कर्व्ड, और जो पीछे वाली पोस्टीरियर रिब्स हैं वो देखें कनकेव होंगी। ठीक है, इसमें जो पोस्टीरियर रिब्स हैं देखें ये कनकेव होंगी और जो एंटीरियर है वो ज़्यादा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, स्लैंटेड हैं, कर्व्ड है, जबकि पोस्टीरियर वाली कनकेव है। और जबकि हम अगर एपी व्यू देखें तो एपी व्यू में हमें एंटीरियर रिब्स ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। ठीक है, जो रिब्स हैं वो हॉरिजॉन्टली हैं और वो एंटीरियर रिब्स हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, जबकि पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू में जो पोस्टीरियर वाली है वो देखें कर्व्ड है, कनकेव है, यूँ कनकेव है, जबकि एंटीरियर वाली कर्व्ड या स्लेंटेड है। अगला डिफरेंस है कि स्केपुला जो है आउटवर्ड फ्रॉम द लंग फील्ड होगा इन द पीए व्यू। ठीक है, आउटवर्ड है फ्रॉम द लंग फील्ड, लेकिन एपी व्यू में जो स्केपुला है वो लंग फील्ड में ही आ रहा होता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे विजिबल हो तो उसमें स्केपुला भी विजिबल है एपी व्यू में। पीए व्यू में हार्ड शेडो हमें स्मॉलर मिलता है, जबकि एपी व्यू में हार्ड शेडो लार्जर दिखता है। पीए व्यू में लास्ट डिफरेंस यही है कि यूजुअल व्यू हम यही करवाते हैं पीए व्यू, और ज़्यादातर एपी व्यू बेड रिडन और जो इन्फेंट्स हैं उनमें एपी व्यू करवाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फिगर है जिसमें ट्रैकियल डेविएशन दिखाई गई है। ठीक है, और ये इसमें बताया गया है कि एम्फाइसीमा जो है मैनिफेस्ट करता है एज अ लंग हाइपर इन्फ्लेशन विथ फ्लैटेंड हेमी डायाफ्राम। जो हेमी डायाफ्राम है वो बिल्कुल फ्लैटेंड होगा, कनकेव नहीं होगा, फ्लैट होगा, क्योंकि बहुत हाइपर इन्फ्लेशन हो गई है। और लंग में देखें ब्लैकिश एरिया ज़्यादा नज़र आया, हाइपर इन्फ्लेटेड नज़र आएगा। और हार्ड शेडो भी हमें स्मॉल मिलता है, तो ये एम्फाइसीमा की फाइंडिंग है, स्मॉल हार्ड शेडो भी। ये फिगर देखें, इसमें कार्डियोमेगैली दिखाई गई है। ठीक है, कार्डियक शेडो इनलार्ज या कार्डियक टू थोरेसिक रेशियो भी आप करेंगे तो वो हमें देखिए मोर देन 50% है, 50% होना चाहिए ये कार्डियक टू थोरेसिक रेशियो। तो कार्डियोमेगैली में इस तरह की फाइंडिंग है। नमूनिया में देखिए हमें कंसोलिडेशन मिल रही है मिडल एंड लोअर जोन लोब्स में ऑफ द राइट लंग फील्ड। कंसोलिडेशन नॉन होमोजीनस है। ठीक है, नॉन होमोजीनस ओपेसिटी। देन ये न्यूमोथोरेक्स है, जिसमें ये न्यूमोथोरेक्स की पिक्चर है जिसमें साथ में पेशेंट को कोलैप्स लंग भी है। ठीक है, ये देखिए ये जो है विजरल प्लूरा ही है, जो कि लंग कोलैप्स कर गया, उसके अराउंड जो है विजरल प्लूरा है। और ये जो पैराइटल प्लूरा है, इन दोनों के दरमियान ये हाइपर इन्फ्लेटेड एयर एक्यूमुलेट हो गई है। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स में विजरल और पैराइटल के दरमियान एयर आ जाती है, लंग जो है साथ में देखिए कोलैप्स कर गया है, तो ये विजरल प्लूरा यहाँ पर हमें मिल रही है। न्यूमोथोरेक्स के अलावा लंग फाइब्रोसिस जो है एक्सरे पे हमें मिलेगी। इसमें जो है हमें ये इतना क्लियर नहीं है एक्सरे, इसमें हमें रेटिकुलर नेट लाइक जो है पैटर्न मिलता है इंक्रीज डेंसिटी का, स्पेशली जो लंग पेरिफेरीज हैं उनमें ज़्यादातर
नेट की तरह रेटिकुलर पैटर्न जिसको हम कहते हैं वो हमें मिलेगा लंग फाइब्रोसिस में। प्लूरल इफ्यूजन देखिए, इसमें जो है होमोजीनस ओपेसिटी अगर मिले हमें, ठीक है, ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन में जो फ्लूइड एक्यूमुलेशन है प्लूरल स्पेस में हो जाती है, जो कि हमें इस तरह होमोजीनस वाइट नज़र आएगा एक्सरे पे, क्योंकि फ्लूइड की हमें पता है डेंसिटी हायर होती है बनस्बत एयर के, तो ये हमें वाइट नज़र आएगा, ठीक है। और इसमें हमें मेनिस्कस साइन मिलती है, यानी कि जो फ्लूइड है ये मेनिस्कस या कर्व्ड लाइन बना देता है एट दी टॉप ऑफ फ्लूइड कलेक्शन, ठीक है, इसके देखिए बिल्कुल ऊपर। तो ये क्यों होता है, एक्चुअली फ्लूइड जो है वो फॉलो कर रहा होता है शेप ऑफ द चेस्ट वाल को या लंग को, तो उस वजह से हमें ये एक कर्व्ड लाइन मिलती है जिसको मेनिस्कस साइन कहते हैं। दूसरा कि हमें जो कोस्टोफ्रेनिक एंगल है, जो कि बिल्कुल शार्प सा एंगल होता है लंग के और डायफ्राम के दरमियान, वो हमें ओब्लिटरेटेड या ब्लंटेड मिलेगा। दूसरा इसमें जो है हमें देखें जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑब्सक्योर हो जाएंगे, हार्ट का बॉर्डर ऑब्सक्योर हो गया है, हेमी डायफ्राम ऑब्सक्योर हो गया है, तो ये चीज़ें हमें हमें मिल रही हैं, ये प्लूरल इफ्यूजन है। देन पल्मोनरी कैविटी का एक्सरे है, ठीक है, पल्मोनरी कैविटी फॉर्मेशन, यहाँ पे ये एब्सेस भी हो सकती है, यानी देखिए ये लूसेंसी या डार्क एरिया भी नज़र आ सकता है जो कि एक वाल से सराउंड हुआ हुआ है, वेरिंग थिकनेस की इसकी वॉल है, ठीक है। और ये गैस फिल्ड जो अगर लूसेंट है तो ये गैस फिल्ड स्पेस है पल्मोनरी कंसोलिडेशन के अंदर, मास के या नोड्यूल के अंदर, ठीक है। और नेक्रोटिक भी हो सकता है, नेक्रोटिक टिश्यू हो सकता है, ठीक है। इस कैविटी में गैस भी हो सकती है, फ्लूइड भी हो सकता है, तो गैस फ्लूइड लेवल भी हमें मिल सकता है अगर दोनों चीज़ें होंगी, ठीक हो गया। तो यानी अगर हमें लूसेंसी मिल रही है, वाल उसकी एक बनी हुई है, और ये कैविटीज़ जो है ना प्रीवियसली किसी नोड्यूल पे बनती हैं या मास पे या कंसोलिडेशन पर बनती हैं, ठीक है, या अगर नेक्रोटिक टिश्यू है तो उसके अंदर इस तरह की कैविटीज़ बनती हैं, और उनमें फ्लूइड एयर फ्लूइड लेवल भी मिल सकता है, सिर्फ एयर या सिर्फ फ्लूइड भी मिल सकता है, तो इस तरह हमें पल्मोनरी कैविटी मिलेगी। एपाइकल टीबी किस तरह मिलता है हमें एक्सरे पे, एपाइकल टीबी में भी जो है एपेक्स पे होगी ये, तो इसमें जो है कंसोलिडेशन, कैविटेशन और इनफिल्ट्रेट्स हमें अपर लोब पे मिलते हैं, ठीक है, अपाइकल और पोस्टीरियर सेगमेंट पे मिलेंगे, ठीक है। कंसोलिडेशन यानी कि फ्लूइड या इन्फ्लामेटरी मटेरियल लंग टिश्यू में हो जो कि हमें डेंसर नज़र आएगा, यानी एक्सरे पे हमें वाइट नज़र आएगा फ्लूइड या इन्फ्लामेटरी मटेरियल, तो उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। और कैविटेशन क्या होता है, कैविटेशन में कैविटी फॉर्मेशन होगी, एयर फिल्ड स्पेसेस बन जाती हैं लंग टिश्यू में जिसमें फ्लूइड या डेब्रिस होगा, और ये हमें इन जो एक्टिव टीबी है उसमें इस तरह की कैविटेशन मिलती है। इनफिल्ट्रेट्स क्या होते हैं, इनफिल्ट्रेट जो है इंक्रीज डेंसिटी के एरियाज होते हैं लंग टिश्यू में जो इन्फ्लामेशन को या इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। और एपाइकल टीबी जो है तो उसमें हमें कंसोलिडेशन भी मिल सकती है, कैविटेशन या इनफिल्ट्रेशन कहाँ मिलेगी, अपर लोब में इसकी प्रीडोमिनेंस होती है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, लिम्फेटिक ड्रेनेज एपाइसिस में पुअर होती है, तो इसलिए एपाइकल टीबी जो है अपर लोब में ज़्यादा मिलती है। और साथ में हमें मेडिस्टिनल या हाइलर जो है लिम्फेडिनोपैथी भी मिल सकती है कुछ केसेस में, कैल्सीफाइड लेशन भी मिल सकती है, जो टीबी है कैल्शियम रिच नोड्यूल्स बना देती है अपर लोब में, ठीक हो गया। एपाइकल टीबी के बाद मिलियरी मॉटलिंग, मिलियरी मॉटलिंग क्या है, मिलियरी मॉटलिंग क्या होता है, ये बहुत सारी न्यूमरस जो है स्मॉल शार्प मार्जिन नोड्यूल्स होती हैं जो कि 1 से लेकर 3 मिलीमीटर डायमीटर की होंगी, और देखिए स्कैटर्ड होंगी थ्रू आउट बोथ लंग फील्ड, ठीक है, यानी हेमाटोजेनस स्प्रेड हुआ है डिजीज़ का, इन्फेक्शन का या मैलिग्नेंसी का, तो उसमें हमें मिलियरी मॉटलिंग मिलती है, जैसे मिलेट सीड होता है जो बाजरे का दाना, उसकी तरह। तो मिलियरी मॉडलिंग में यही चीज़ है कि नज़र हमें बहुत से छोटे छोटे से यूनिफॉर्म साइज़ की राउंड या ओवल ओपेसिटी नज़र आएंगी, ठीक है। दोनों लंग फील्ड में मिलेट सीड की तरह, बाजरे के दाने की तरह, इनका साइज़ 3 मिलीमीटर जितना होता है, स्कैटर्ड होंगे दोनों लंग्स में, लेकिन कुछ एरिया जैसे अपर लोब्स वगैरह में कंसनट्रेटेड हो सकती हैं, और इनके शार्प बॉर्डर होंगे, शार्प मार्जिनस होंगे, ठीक है। ये मिलियरी टीबी में भी मिल सकता है, मिलियरी मेटास्टेसिस सार्कोइडोसिस में भी ऐसा होता है, इन्फेक्शंस में जैसे फंगल इन्फेक्शंस में, डाइसेमिनेटेड में इससे मिलेगी। देन पल्मोनरी मेटास्टेसिस क्या है, पल्मोनरी मेटास्टेसिस जो है अगर कोई भी का मल्टीपल जो है बहुत सारी स्कैटर्ड नोड्यूल्स होंगे जो कि राउंडेड होंगी, वेल डिफाइंड मास की तरह होंगी, ठीक है। लंग पेरिफेरी में हमें ऐसी मल्टीपल नोड्यूल्स मिलेंगी, तो ये नोड्यूल साइज़ में वेरी भी कर सकती हैं, बहुत छोटी भी हो सकती हैं या क्वाइट लार्ज भी हो सकती हैं, ठीक है। तो नोड्यूल्स होंगी बहुत सारी और स्कैटर्ड होंगी, ठीक है, थ्रू आउट द लंग फील्ड होगी,
साइज़ और शेप की बात करें, इन नोड्यूल्स का वेरी कर सकता है साइज़ और शेप। कैनन बॉल मेटास्टेसिस, एक वर्ड याद रखिएगा कि कैनन बॉल की जैसी जो है बड़ी अगर होंगी लार्ज सी नोड्यूल्स तो वो कैनन बॉल मेटास्टेसिस हम उसको कहते हैं, प्रोमिनेंट सी नोड्यूल्स होती हैं, ठीक है। और पल्मोनरी मेटास्टेसिस को फिर कंफर्म करने के लिए हमने सीटी स्कैन लाजमी करवाना होता है। देन अगला पिक्चर जो है ब्रोंकिएक्टेसिस का। ब्रोंकिएक्टेसिस एक्सरे पे कैसे प्रेजेंट करेगा, हमने टॉपिक भी डिस्कस किया है आगे। इसमें जो है हमें ट्रैम ट्रैक साइन मिलता है, याद रखिएगा। ट्रैम ट्रैक जो है ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ओपेसिटी की ही होती हैं, पैरेलल लाइंस जो डायलेटेड और थिकन्ड ब्रोंकाई से बनती हैं, ठीक है। या हमें जो है रिंग ओपेसिटीज़ या सिस्टिक स्पेसेस भी मिल सकती हैं, फ्लूइड लेवल भी साथ में मिल सकता है, ठीक है। तो ये जो है रिंग ओपेसिटी, सिस्टिक स्पेस, ट्रैम ट्रैक लाइन और ट्यूबुलर ओपेसिटीज़ भी मिल सकती हैं। जो डायलेटेड फ्लूइड फिल्ड ब्रोंकाई हैं वो हमें वी शेप के या वाई शेप के देखें नज़र आ सकते हैं, एज अ फिंगर इन ग्लव, जिस तरह बिल्कुल फिंगर इन ग्लव हो, और वो हाइलम से देखें यूँ रेडिएट कर रहे होंगे, तो उसको ट्यूबुलर ओपेसिटी कहते हैं। या सिग्नेट रिंग साइन भी मिल सकता है, जो डायलेटेड ब्रोंकाई है वो स्मॉलर पल्मोनरी आर्टरी के साथ सिग्नेट रिंग साइन प्रोड्यूस करेगा। तो डिफरेंट ये ब्रोंकिएक्टेसिस की साइन है जो हमें मिलती हैं ऑन चेस्ट एक्सरे। सिग्नेट रिंग ज़्यादातर हमें उस पर मिलता है HRCT पे, ठीक है, कंपैरेटिवली चेस्ट एक्सरे के। देन लंग कैंसर है। लंग कैंसर एक्सरे पे किस तरह प्रेजेंट करता है, इसमें जो है हमें वाइट या फिर ग्रे मास नज़र आएगा अगेंस्ट डार्कर एयर फिल्ड लंग टिश्यू के अगेंस्ट, ठीक है। और लेकिन सिर्फ हमारे इसमें एक्सरे जो है डायग्नोस्टिक नहीं होता, हमने बाकी भी इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती हैं और बाकी कंडीशंस भी हो सकती हैं। इसी सिर्फ हम इसको कैंसर नहीं कह सकते, लंग एब्सेस या इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो अपीयरेंस इसकी ऐसी है कि ग्रे या वाइट शेडो होगा एक, और सिर्फ हम इसको कैंसर नहीं कह सकते, बाकी इन्वेस्टिगेशन CT स्कैन वगैरह करवाने होंगे कंफर्म करने के लिए, या PET स्कैन करवाना होगा, ठीक है। देन फ्रैक्चर्ड रिब। फ्रैक्चर्ड रिब जो है एक्सरे पे वो हमें क्रैक्ड या जैग्ड नज़र आएंगे जो फ्रैक्चर होगा अगर रिब का। और इसके अलावा अलाइनमेंट जो है ना वो उसकी डिस्प्लेस जो फ्रैक्चर है, जो ब्रोकन एंड्स होंगे रिब्स के वो अलाइनमेंट से में नहीं होंगे, ठीक है, स्मूथ कंट्रोल नहीं होगा उसका। हमें विजिबल गैप भी मिल सकता है, उसमें मिस अलाइनमेंट मिल सकती है एक्सरे में, ठीक है। और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स अगर फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें फ्लेल चेस्ट होगी, यानी अगर मल्टीपल फ्रैक्चर हुए हैं ऑफन जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो गई है तो उससे जो चेस्ट वॉल का सेक्शन है वो सेक्शन जो है चेस्ट वॉल का सेपरेट हो जाएगा और फ्री फ्लोटिंग होगा, ठीक है, जो हमें इजीली एक्सरे पे विजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरे कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगली इन्वेस्टिगेशन डिटेल में देखेंगे जो कि हम करवाते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ में, वो है CT स्कैन। CT स्कैन में जो है साइज़ और पोजीशन जो है पल्मोनरी नोड्यूल का या मास का, उसका साइज़ और उसकी पोजीशन, जैसे मैलिग्नेंसी वगैरह है तो वो हमें पता चलेगी, और आइदर कैल्सिफिकेशन है या कैविटेशन उसमें प्रेजेंट है वो भी पता चलेगा। तो CT स्कैन जो है ब्रोंकियल कार्सिनोमा में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उसको स्टेज करने में, और मेडियस्टिनल प्लूरल या चेस्ट वाल की इन्वेजन जो है वो भी CT स्कैन से ही पता चलेगी अगर इन्वेजन हुई है। तो हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन जो है HRCT, इसमें हमने लंग पैरेनकाइमा को 1 से लेकर 2 मिलीमीटर थिकनेस वाली जो स्लाइड्स हैं उनमें सैंपल करना होता है, थ्रू आउट द लंग सेक्शंस लेने होते हैं। तो ये पार्टिकुलरली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए इफेक्टिव होता है, ठीक है, HRCT, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। ब्रोंकिएक्टेसिस जैसे हो गया जिसमें हमें सिग्नेट रिंग, ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस मिल रही थी, और एम्फाइसीमा भी HRCT में अच्छा डायग्नोज होगा। अगली इन्वेस्टिगेशन है वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन। ये एक्चुअली पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी कंडीशंस जो हैं जिसमें परफ्यूजन जो है डिमिनिश हो जाती है रिलेटिव टू वेंटिलेशन, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में एम्बोलस आ गया है तो परफ्यूजन नहीं हो पा रही लेकिन वेंटिलेशन सही है तो हमें परफ्यूजन डिक्रीज मिलेगी। इस तरह की डिजीज़ जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसको डायग्नोज करने के लिए यूज़ होता है। इसमें रेडियो एक्टिव गैस जैसे जीनोन वगैरह इनहेल करवाई जाती है और फिर विजुअलाइज किया जाता है कि हाउ एयर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लंग्स। और ये वेंटिलेशन स्कैन में और परफ्यूजन स्कैन में एक ट्रेसर होता है जैसे टेक्नीटियम 99 जो है वो ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है, और फिर स्कैन जो है ट्रैक करेगा कैसे जो है ब्लड हमारे लंग तक रीच कर रहा है। फिर हम इमेज इंटरप्रिटेशन करते हैं, गामा कैमरा के थ्रू लंग्स की इमेजेस लेंगे और फिर हमने देखना होता है कि कैसे एयर और ब्लड दोनों जो लंग से मूव कर रहे हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हेल्पफुल है बाकी लंग कंडीशन जैसे थ्रोम्बो एम्बोलिक डिजीज़ेज़ हो गई, शंट्स इन द पल्मोनरी वेसल,
और लंग फंक्शन को भी एडवांस डिजीज़ में चेक करने के लिए हम वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड चेस्ट होता है प्लूरल इफ्यूजन को, स्पेशली जो कि लोक्यूलेटेड प्लूरल इफ्यूजन हो उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। स्मॉल अमाउंट की लोक्यूलर जो फ्लूइड होता है उसको जो है डायग्नोज करने के लिए हम करवाते हैं, कंफर्म करने के लिए। फिर मेडिएस्टिनोस्कोपी है। मेडिएस्टिनोस्कोप जो है वो हमने एक स्मॉल इंसीजन देके सुप्रास्टर्नल नॉच पे हमने इंसीजन देनी होती है और फिर मेडिएस्टिनम के अंदर मेडिएस्टिनोस्कोप पास करना होता है ताकि हम अपर मेडिएस्टिनम का हमें अच्छा जो है व्यू मिले। तो मेडिएस्टिनल नोड्स की बायोप्सी भी हम इससे कर सकते हैं, उससे फिर हमें मैलिग्नेंट सेल्स की प्रेजेंस या एब्सेंस पता चलेगी। इन द इनलार्ज लिम्फ नोड प्रीवियसली डिटेक्टेड बाय सीटी करवाई तो नोड्स इनलार्ज से, तो फिर हमने मेडिएस्टिनोस्कोपी करके बायोप्सी लेनी होती है, अलोइंग एक्यूरेट स्टेजिंग ऑफ द डिजीज़। मेडिएस्टिनोस्कोपी अगली इन्वेस्टिगेशन है प्लूरल एस्पायरेशन एंड बायोप्सी। प्लूरल एस्पायरेशन हम डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए करते हैं एज वेल एज थेरेप्यूटिक पर्पज़ भी होता है। जब बहुत ज़्यादा लार्ज इफ्यूजन हो और वो ब्रेथलेसनेस डिस्निया करवा रहा है तो हम उसको ड्रेन करने के लिए करते हैं एस्पायरेशन। तो डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए 10 ml की सिरिंज होती है, वो हमने इंटरकोस्टल स्पेस में इंसर्ट करनी होती है, ठीक है। इस वीडियो में भी देखें तो 10 ml की सिरिंज जो है वो हमने इंसर्ट करनी होती है इंटरकोस्टल स्पेस में ओवर द एरिया ऑफ डलनेस, ठीक है, जहाँ पे डलनेस ज़्यादा होती है, प्लूरल फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है। फिर जो है फ्लूइड हम विथड्रॉ कर देते हैं और वो जो सैंपल जो निकलेगा वो हमने फिर सेंड करना होता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए, साइटोलॉजी के लिए, ठीक है, और DR। तो इसमें देखें ये लाइडोकेन पहले हम इंजेक्ट करेंगे। इसके अलावा कह रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ इफ्यूजन हो तो थ्री वे नीडल जो है हमने यूज़ करनी होती है, 3 वे नीडल। इसके साथ प्लूरल बायोप्सी भी हम करते हैं परफॉर्म, उसके लिए जो नीडल है उसको कहते हैं एडम्स नीडल, ठीक है। वीडियो में देखें तो इसने पहले लाइडोकेन इंजेक्ट किया एनेस्थेटिक और उसके बाद ये ड्रेन करेगा उसको फ्लूइड को। ये कैथेटर इसने इंसर्ट किया, हम 10 ml सिरिंज के थ्रू भी कर सकते हैं। ये ड्रेन हो रहा है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। तो आगे प्रोसीजर है थेरेप्यूटिक प्लूरल एस्पायरेशन का। उसमें हमने जैसे वीडियो में भी देखा कि स्टेरलाइज करना होता है पहले स्किन को ओवर द एस्पायरेशन साइड, स्टेराइल ग्लव्स, कैप, गाउन, मास्क ये हमने पहनने हैं पहले स्किन को, मसल को और प्लूरा को 2% जो है लाइडोकेन के साथ या लिग्नोकेन के साथ हमने एनेस्थेसाइज किया। फिर जो है एक इंसीजन बनाई छोटी सी और फिर हमने 28 फ्रेंच गॉज एर्गाइल कैथेटर जो है ये प्लूरल स्पेस में पुश करना है, ठीक है, फ्रेंच गॉज एर्गाइल कैथेटर। फिर जो है 3 वे टैप अटैच कर देना है उसके साथ और 50 ml की सिरिंज। हम 1000 ml तक एस्पायरेट कर सकते हैं। स्टॉप एस्पायरेशन अगर पेशेंट अनकंफर्टेबल हो रहा है। शॉक जो है अगर हो सकता है पेशेंट को, अगर आपने बहुत ज़्यादा फ्लूइड जो है विथड्रॉ किया और टू क्विकली किया तो शॉक में जा सकता है। प्लूरोडेसिस क्या है? प्लूरोडेसिस में टेट्रासाइक्लिन 500 मिलीग्राम या फिर बिलियोमाइसिन 15 यूनिट इन 30 to 50 ml सोडियम क्लोराइड में हमने 0.9% सोल्यूशन जो है बना के इंस्टॉल करना होता है प्लूरल कैविटी में टू अचीव प्लूरोडेसिस इन रिकरेंट मैलिग्नेंट इफ्यूजन, ठीक है। रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन से प्रिवेंट करने के लिए जो है ये न्यूमोथोरेक्स से प्रिवेंट करने के लिए हम ये करते हैं प्लूरोडेसिस। यानी एक्चुअली हमने जो प्लूरल स्पेस का कुछ जो हिस्सा है उसको हमने एक किस्म से आर्टिफिशियली ओब्लिटरेट कर दिया है, खुद ही हमने उसको बंद कर दिया, अडेजन कर दी है हमने विजरल और कोस्टल प्लूरा की, ठीक है। तो उसमें फिर हमने ये इंसर्ट करना होता है, उसको कहते हैं प्लूरोडेसिस। तो ये न्यूमोथोरेक्स में करते हैं या फिर रिकरेंट अगर मैलिग्नेंट इफ्यूजन बार बार हो रही होती है तो उसमें हमने ये करना होता है टेट्रासाइक्लिन 500 मिलीग्राम या फिर बिलियोमाइसिन 15 यूनिट 30 to 50 ml सोडियम क्लोराइड में मिला के 0.9% सोल्यूशन इंस्टॉल करना होता है। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? आपने प्लूरल एस्पायरेशन की तो पेशेंट जो है प्लूरल शॉक में जा सकता है क्योंकि वैगल स्टिमुलेशन हो जाती है, ठीक है। पेन की कॉम्प्लिकेशन है वैगल स्टिमुलेशन, उसकी वजह से शॉक में जा सकता है। एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। प्लूरल एस्पायरेशन से पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, अगर आपने बहुत जल्दी फ्लूइड रिमूव किया तो पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। अगर लंग रप्चर कर दिया तो न्यूमोथोरेक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर इन्फेक्शन चला गया प्लूरल स्पेस में तो फिर इम्पाइमा हो जाएगा।
और इंटरकोस्टल वेसल्स को भी आप जो है रप्चर कर सकते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है। प्लूरल बायोप्सी का डिफरेंट प्रोसीजर है कि बायोप्सी कैसे ली जाएगी। प्लूरल बायोप्सी के लिए जो है यूजुअली हम परफॉर्म करते हैं आफ्टर एस्पायरेशन ऑफ डायग्नोस्टिक फ्लूइड सैंपल बट बिफोर ड्रेनिंग दी लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, उससे पहले लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड ड्रेन करना उससे पहले करेंगे, या फिर अगर आपने डायग्नोस्टिक के लिए आपने थोड़ा फ्लूइड लेना है तो उसके बाद एस्पायरेट करके फिर भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो स्मॉल इंसिजन हमने बनानी होती है। एज द एंड ऑफ द एडम्स प्लूरल बायोप्सी नीडल इज़ फेयरली ब्लंट। ठीक है, वो ब्लंट होता है इस नीडल जो एडम्स नीडल है उसका एंड ब्लंट है, तो इसलिए हम छोटी ही इंसिजन देंगे। वंस आपने ये प्लेस कर दी थ्रू द प्लूरा, तो जो बैक पार्ट होता है नीडल का उसको हमने रोटेट करना होता है ताकि उसका नॉच ओपन हो, और फिर उसको फॉरवर्ड ही रखना होता है। ठीक है, पॉइंटिंग फॉरवर्ड। अब लेटरल प्रेशर के साथ आपने जो नीडल है उसको विथड्रॉ करना होता है ताकि जो नॉच है वो स्नैग करे अगेंस्ट द प्लूरा। लेटरल प्रेशर देके आपने निकालना है। नीडल को फिर आपने जो है फर्मली हेल्ड करना है और हेक्सागोनल ग्रिप से उसको ट्विस्ट करना है क्लॉकवाइज ताकि आप बायोप्सी कट करें। अब इंटरकोस्टल वेसल्स या नर्व डैमेज ना हो उसके लिए जो नॉच है उसको कभी भी आप ऊपर की तरफ डायरेक्ट नहीं करेंगे। जब भी आप बायोप्सी ले रहे होंगे ऊपर नहीं करना उसको, नॉच को। सेवरल बायोप्सी हमने डिफरेंट एंगल्स पे लेनी होती हैं बाय रिपीटेड इंसर्शंस ऑफ द नीडल। देखिए, बार बार इंसर्ट करके स्पेसिमेन जो है वो आपने स्टेराइल स्लाइन में रखना है जो आपने लिया है, और वो कल्चर फॉर द ट्यूबरकुलोसिस के लिए हम भेजेंगे, एंड इनटू 10% फॉर्मेलिन सॉल्यूशन फॉर द हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन। ठीक हो गया। तो इस तरह से प्रोसीजर होता है प्लूरल बायोप्सी का। बार बार जो है अब ये इंसर्ट करेगा नीडल को लेटरल प्रेशर के साथ, जो है फिर उसको विथड्रॉ करेगा, इसको ट्विस्ट करेगा क्लॉकवाइज ताकि वो बायोप्सी कट करे। ऊपर की तरफ नहीं करना वरना वेसल्स रप्चर होंगी। यह भी इसने इंसर्ट की है। ठीक है, एडम्स नीडल। अब जो है आप इसको देखें, पहले इसने एस्पायरेशन की है। अब जो है ये एब्रम नीडल, इसको ये क्लॉकवाइज रोटेट करके और बायोप्सीज लेगा, सेवरल बायोप्सी डिफरेंट एंगल्स पे बाय रिपीटेड इंसर्शन ऑफ द नीडल। ऊपर की तरफ नहीं करना इसको वरना इंटरकोस्टल वेसल या नर्व जो है रप्चर होंगी। ठीक हो गया। अब ये जो है स्पेसिमन रखेगा फॉर्मेलिन में, और इसके अलावा स्लाइन में भेजेगा फॉर टीबी स्पेसिमन कल्चर करने के लिए। दैट्स इट। अच्छा जी, अगली इन्वेस्टिगेशन है फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी में याद रखिएगा कि दो तरह के ब्रोंकोस्कोप्स होते हैं। एक होता है रिजिड ब्रोंकोस्कोप और दूसरा इस तरह का फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक टाइप का ब्रोंकोस्कोप होता है। ठीक है, ये जो फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप है ये कॉमनली यूज़ होता है और इसमें लोकल एनेस्थेटिक रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन। जबकि जो रिजिड है उसमें फिर हमने जनरल एनेस्थीसिया देना होता है। ईएनटी में इस तरह का आपने देखा होगा रिजिड ब्रोंकोस्कोप, इसमें फिर जनरल एनेस्थीसिया देना होता है। तो याद रखिएगा कि इससे जो है हम क्या विजुलाइज कर सकते हैं ब्रोंकोस्कोपी से, ट्रैकिया और जो लार्ज ब्रोंकाई है उनको हम इंस्पेक्ट करते हैं। डिस्टॉर्शन या ऑब्स्ट्रक्शन भी देखी जा सकती है। ब्रोंकियल ल्यूमेन में कोई एबनॉर्मल टिश्यू हो या उसकी वॉल में, वो भी हम उसकी बायोप्सी भी ले सकते हैं। ब्रोंकियल ब्रशिंग, वॉशिंग या एस्पायरेट्स जो हैं ये भी हम साइटोलॉजिकल या बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए इसमें लेते हैं। ठीक है, अब इसकी इंडिकेशंस आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। 8-9 इंडिकेशन है जो आपने ब्रोंकोस्कोपी की याद करनी है। एक तो अगर लेजन्स जिनमें बायोप्सी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ऐसी लेजन जो हमें चेस्ट एक्सरे पे मिली है और उनमें बायोप्सी रिक्वायर्ड है तो हम ब्रोंकोस्कोपी करके लेते हैं। दूसरा, हेमोप्टाइसिस में हमने ब्रोंकोस्कोपी करना होता है कि कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है। स्ट्राइडर वाले केस में भी करते हैं। पॉजिटिव स्पूटम साइटोलॉजी फॉर मेलिग्नेंट सेल्स विथ नो चेस्ट एक्सरे एबनॉर्मलिटी। चेस्ट एक्सरे क्लियर आया है, कोई मसला नहीं है, लेकिन
स्पूटम साइटोलॉजी जो है वो हमें मैलिग्नेंट सेल्स के लिए अगर पॉजिटिव मिला है तो फिर हम ब्रोंकोस्कोपी करके देखते हैं तो कहाँ पर है मैलिग्नेंसी, ठीक है। एक्सरे पे मसला नहीं था, तो ब्रोंकाई में हो सकता है इस वजह से। इसके अलावा इंडिकेशन है कि हम बैक्टीरियोलॉजी के लिए जो ब्रोंकियल सिक्रीशंस कलेक्ट करते हैं वो भी इस ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू ही करते हैं, ठीक है, स्पेशली टीबी वाले केस में जो हम सिक्रीशंस कलेक्ट करते हैं। और रिकरेंट अगर लेरेंजल नर्व की पालसी हो रही है अननोन एटियोलॉजी की तो उसमें भी करनी होती है। इनफिल्ट्रेटिव कोई लंग डिजीज़ है तो हम ट्रांस ब्रोंकियल बायोप्सी हासिल करने के लिए ये ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, ठीक है, इनफिल्ट्रेटिव लंग डिजीज़ में। और अगर कोलैप्स्ड लोब या सेगमेंट की जो है हमने इन्वेस्टिगेशन करनी हो कोलैप्स की, उसमें भी ये की जाती है ब्रोंकोस्कोपी। और म्यूकस प्लग को एस्पायरेट करने के लिए, ठीक हो गया। तो इसका प्रोसीजर किस तरह होता है? प्रोसीजर ऐसे ही है कि ओवरनाइट पेशेंट जो है वो फास्टिंग पर होगा, ठीक है। एट्रोपिन 0.6 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली हमने उसको आधा घंटा पहले प्रोसीजर के देना होता है एट्रोपिन, ठीक है, ताकि फिर एट्रोपिन से सिक्रीशंस ड्राई होंगी और फिर हमें ब्रोंकियल ट्री अच्छे से नज़र आएगा, ठीक है। तो हमने ये देना होता है। टॉपिकल 2% लिग्नोकेन जो जेल है वो हमने नोज़ में भी लगाना होता है, नेज़ोफेरेंक्स में और फेरेंक्स में, ठीक है। आईवी सेडेशन हम डायज़ेपाम 10 मिलीग्राम देते हैं। फिर हमने ब्रोंकोस्कोप जो है वो पास करना होता है नोज़ के थ्रू, नेज़ोफेरेंक्स और फेरेंक्स अंडर द डायरेक्ट विजन। लिग्नोकेन जो है 2 ml और 4% वो हम ड्रॉप करते हैं थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द वोकल कॉर्ड, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वोकल कॉर्ड्स के ऊपर भी हमने जो है 2 ml और 4% लिग्नोकेन ड्रॉप करनी होती है। फिर हमने ब्रोंकोस्कोप कॉर्ड्स के थ्रू जो वोकल कॉर्ड्स हैं वहाँ से पास करना होता है ट्रैकिया के अंदर। फिर हम चले जाते हैं, सारे जो सेगमेंट्स और सब सेगमेंट्स ओरिफाइसेस हैं उनको हमने फिर आइडेंटिफाई करना होता है कि ये सेगमेंट है, और बायोप्सी और ब्रशिंग जो है वो लेनी होती है, ठीक हो गया। यहाँ पर भी ये ब्रोंकोस्कोप दिखाया गया है जो यूज़ किया जाता है टू व्यू द एयरवेज एंड चेक फॉर एनी एबनॉर्मलिटी, ठीक है। अगली इन्वेस्टिगेशन है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। देखिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है ना ये मेजर करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की एबिलिटी कि वो किस तरह से गैस एक्सचेंज परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो हमने इसके थ्रू मेजर करना होता है बाय असेसिंग द पेशेंट्स वेंटिलेशन, डिफ्यूजन एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम असेस कर रहे हैं कि उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो गैस एक्सचेंज को परफॉर्म करे बाय असेसिंग इट्स वेंटिलेशन, उसकी वेंटिलेशन भी इसमें हम असेस कर रहे हैं, उसमें डिफ्यूजन भी देख रहे हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में 3 मेन चीज़ें आ जाती हैं। एयर फ्लो रेट होता है, ठीक हो गया, एयर फ्लो रेट जैसे एक्सपायरेटरी फ्लो रेट हम कहते हैं, लंग वॉल्यूम्स भी उसी में आते हैं, और तीसरा है गैस ट्रांसफ़र फैक्टर जो उसकी डिफ्यूजिंग कैपेसिटी है। ये 3 चीज़ें हम इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। देखिए एक्सपायरेटरी फ्लो रेट क्या होता है, ये मैक्सिमल रेट ऑफ एयर फ्लो है ड्यूरिंग द फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ठीक है। फोर्सफुली एक्सपायर हम जब करते हैं फोर्सफुली, नॉर्मली तो हम एक्सपायर कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, वो नहीं है, वो हमारी टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है। फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है वो फोर्सफुली जो है एक्सपायरेटरी फ्लो रेट जो है वो मैक्सिमल रेट होता है एयर फ्लो का ड्यूरिंग फोर्स एक्सपायरेशन। ये एक्चुअली हमारे मेनली इन्फ्लुएंस होता है लंग वॉल्यूम से एंड बाय एफर्ट। बाकी जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं फ्लो रेट के वो है इलास्टिक रिकॉयल लंग का, ठीक है, कितना उसका ईजिली रिकॉयल हो। स्मॉल पेरिफेरल एयरवे रेजिस्टेंस भी कम है, इस वजह से इजीली जो है एक्सपायर हो रही है, एक्सपायरेशन हो रही है। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लार्जर सेंट्रल एयरवे, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो लार्जर सेंट्रल एरिया का एयरवे का ज़्यादा है, तो ईजिली एक्सपायरेटरी फ्लो रेट हमारा जो हो रहा होता है तो वो भी इसको इन्फ्लुएंस करता है। तो एक्सपायरेटरी फ्लो रेट हम जो है स्पायरोमेट्री के थ्रू जो है मेजर करते हैं पेशेंट का। स्पायरोमेट्री में आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी, इंस्ट्रूमेंट है किस तरह से होती है। अगला जो है लंग वॉल्यूम। लंग वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ये वेरियस हमारे इंट्रापल्मोनरी कंपार्टमेंट है, यानी हमारा जो लंग है, लंग दोनों लंग्स, उनमें इंट्रापल्मोनरी उनके अंदर जो एक कंपार्टमेंट है वेरियस वॉल्यूम का, हर किसी की अलग वैल्यू है, ठीक है। तो उसको भी हमने स्पायरोमेट्री के थ्रू ही मेजर करना होता है, या तो हीलियम डाइल्यूशन से या बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी के थ्रू, ठीक है। ठीक है, प्लेथिस्मोग्राफी में एक्चुअली जो है डिटरमाइन किया जाता है कि कितनी ज़्यादा जो है एयर हम अपने लंग्स में होल्ड कर सकते हैं आफ्टर द डीप ब्रेथ,
और कितनी ज़्यादा जो है पीछे रह रही है आफ्टर एक्सहेलिंग, एक्सपायरेशन के बाद पीछे कितनी रह रही है, तो उसके थ्रू फिर हमें लंग वॉल्यूम का पता चलता है, उसके थ्रू भी हम मेजर करते हैं। दूसरा हमें हीलियम डायल्यूशन के थ्रू। इसमें क्या होता है, हीलियम डायल्यूशन में जो है सब्जेक्ट जो है पेशेंट वो ब्रीथ करता है एक क्लोज्ड स्पायरोमीटर सिस्टम में, जिसमें कंसंट्रेशन होती है हीलियम और ऑक्सीजन की, और फिर हमने मेजर करना होता है चेंज इन द हीलियम कंसंट्रेशन एज इट इक्विलिब्रेट विद द गैसेस इन द लंग। ठीक है, फिर वो जो चेंज है वो इंडिकेट करेगा लंग वॉल्यूम को। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी, अब डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है ये एक्चुअली हमारी एफिशिएंसी है ऑफ गैस ट्रांसफ़र फ्रॉम द एल्वेलाई टू द पल्मोनरी कैपिलरी बेड में कितनी ज़्यादा डिफ्यूजन हो रही है। ठीक है, ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, बाय मेजरिंग अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एल्वेलर गैस टू द पल्मोनरी कैपिलरी बेड आफ्टर द पेशेंट इनहेल्स अ नॉन अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, फिर इसको इनहेल करवा के और फिर चेक करेंगे कि कितनी जो है अमाउंट ट्रांसफ़र हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड की एल्वेलर गैस से पल्मोनरी कैपिलरी बेड में। ये उससे हमें डिफ्यूजिंग कैपेसिटी जो है उसके एल्वेलाई की लंग्स की वो पता चलेगी। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू करना होता है। ये सीवियरली रिड्यूस होता है एम्फाइसेमा में, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें सरफेस एरिया एक तो डिक्रीज़ हो गया एम्फाइसेमा में। और इसके अलावा लंग फाइब्रोसिस में क्योंकि थिकनिंग हो गई है, तो थिकनिंग भी उसको जो है डिफ्यूजन को अफेक्ट करती है। इस वजह से दोनों कंडीशंस में हमें डिफ्यूजिंग कैपेसिटी बहुत सीवियरली रिड्यूस मिलती है। अब आता है ये सारी कंपोनेंट्स हो गए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की। ठीक है, अब है कि इंडिकेशंस क्या हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग की, आप क्यों करवाएंगे, कब करवाएंगे। एक तो अगर टाइप ऑफ असेस करने के लिए कि पेशेंट को किस टाइप का लंग डिसफंक्शन हुआ है और कितनी हद तक हुआ है, एक्सटेंट क्या है। ठीक है, लंग डिसफंक्शन का डिस्निया और कफ हो रही है पेशेंट को, तो उसका कॉज क्या है उसको डायग्नोज करने के लिए डिस्निया एंड कफ का कॉज हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, अर्ली एविडेंस ऑफ लंग डिसफंक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, जल्दी हमें एविडेंस मिल जाए तो हम PFTs करवाते हैं। ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ को मॉनिटर करने के लिए फॉलोअप थेरेपी, ठीक है, जो फॉलोअप रिस्पॉन्स होता है किसी भी थेरेपी का उसको भी मॉनिटर करने के लिए हम करवाते हैं। और प्री ऑपरेटिव असेसमेंट की जाती है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के थ्रू। तो इसकी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, आप अक्यूट सिवियर एस्थमा में पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग नहीं करवाते। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है क्योंकि उसमें बहुत से टेस्ट एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में भी नहीं करवाएंगे। एंजाइना के पेशेंट में, न्यूमोथोरेक्स, या अगर किसी को ऑनगोइंग हेमोप्टाइसिस हो रही है तो उसमें भी आपने नहीं करवानी पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग। स्पायरोमेट्री एंड मेजरमेंट ऑफ द लंग वॉल्यूम अलो मेजरमेंट ऑफ प्रेजेंस एंड सिवियरिटी ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिसफंक्शन। ठीक है, स्पायरोमेट्री से भी और हम जो लंग वॉल्यूम जो मेजर करते हैं ना, इनसे हमें पता चलेगा कि किस तरह का जो है कितनी सिवियरिटी का ऑब्स्ट्रक्टिव या रिस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिसफंक्शन है। ठीक है, और अगर वो मौजूद है या नहीं है ये हमें स्पायरोमेट्री से पता चलेगा और लंग वॉल्यूम्स को चेक करने से। तो सबसे पहले है स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री होता क्या है, स्पायरोमीटर जो है वो एक्चुअली फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड मेजर कर रहा होता है और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी को भी मेजर करता है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इस तरह का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा अक्सर, इसको कहते हैं स्पायरोमीटर। और इससे हम फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड एज वेल एज फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो है वो चेक कर रहे होते हैं। इनहेल और एक्सहेल करता है पेशेंट इसमें। तो इस टेक्निक में क्या था कि मैक्सिमम इंस्पायरेशन होती है और उसके बाद फोर्स्ड एक्सपायरेशन करनी होती है इसके अंदर, इस स्पायरोमीटर के अंदर। ठीक है, पहले फुल मैक्सिमम इंस्पायर करके फिर फोर्स एक्सपायरेशन। अब जो एक्ट ऑफ एक्सपायरेशन है ना वो ट्रिगर करता है रिकॉर्डिंग ऑफ अ चार्ट विच मेजर्स द वॉल्यूम अगेंस्ट टाइम। तो ये वाला जो है आपने एक इंसेंटिव स्पायरोमीटर देखा है। ठीक है, इसी तरह होता है जिसमें साथ में चार्ट पर रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है, वो रीडिंग्स को रिकॉर्ड कर रहा होगा। ठीक है, और मेजर करेगा लंग वॉल्यूम अगेंस्ट टाइम। ठीक है, सेकंड्स में टाइम में वो वॉल्यूम को जो है लंग को मेजर करेगा। इंस्पायरेशन पे कैसा था वॉल्यूम, एक्सपायरेशन पे हमने पेशेंट को कहना होता है कि आप बहुत गहरा सांस लें, इतना डीप एज पॉसिबल, एंड उसके बाद एक्सपेल करें उसको एज हार्ड एज एंड एज फास्ट एज पॉसिबल। बहुत ज़ोर से एक्सपायरेशन भी करे और उसको जल्दी करे एज़ फास्ट एज़ पॉसिबल। तो अगर जो उसकी फोर्स्ड एक्सपायरेशन है इज़ मेड इनटू अ रिकॉर्डिंग स्पायरोमीटर, तो उसकी फोर्स्ड एक्सपायरेशन वॉल्यूम जो है 1 सेकेंड में, क्योंकि उसने जल्दी किया है एज़ रैपिड एज़ पॉसिबल, तो 1 सेकेंड में उसका जो फोर्सफुल उसने एक्सपायरेशन वॉल्यूम हम चेक करेंगे, वो वॉल्यूम हमने मेजर करना होता है।
इस फिगर में आप देखें तो टाइम सेकंड्स में है और यहाँ पर जो है वॉल्यूम है लीटर्स में, लंग का वॉल्यूम। तो फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जब हम जो है स्पायरोमीटर में इसको बोलेंगे कि आप डीप इनहेल करके फिर इसमें एक्सहेल करें, तो जब हम कहेंगे रैपिडली एक्सहेल करें और फोर्सफुली एक्सहेल करें जितनी ज़ोर से उससे हो सके डीपली, तो जब 1 सेकेंड में एज रैपिडली एज रैपिड वाला जो है वो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड है, ठीक है। तो उसमें 1 सेकेंड में उसका कितना वॉल्यूम जो है मेजर होगा वो हमने रिकॉर्ड करना है, तो उसको हम कहते हैं फोर्स एक्सपायरेशन इन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग हमने की। अब जो है हमने मेजर करना है वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि फोर्सफुली एक्सपेल हो सकता है फ्रॉम लंग्स आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पायरेशन, यानी इसमें रैपिड वाला फैक्टर नहीं आता। फोर्स वाइटल कैपेसिटी में हमने बस जो है मैक्सिमम इंस्पायरेशन करवानी है पेशेंट से, डीप वो मैक्सिमम इंस्पायर करे और फिर उसको फोर्सफुली जो है बस एक्सपायर करे, जितनी गहरी सांस बाहर निकाल सके बस निकालनी है। इसमें था रैपिडली करना है, ठीक है। रैपिडली यानी 1 सेकेंड में वो कितना कर सकता है वो रिकॉर्डिंग की। दूसरा मैक्सिमली वो कितना कर सकता है वॉल्यूम, वो हमने मेजर की, तो उसको हमने बोल दिया फोर्स वाइटल कैपेसिटी। अब इन दोनों वॉल्यूम्स का जो रेशियो है उसको हमने परसेंटेज में एक्सप्रेस करना होता है, ठीक है। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड बाय फोर्स वाइटल कैपेसिटी, इसको हमने डिवाइड करना होता है। नॉर्मल पर्सन जो है याद रखिएगा, जैसे अब यहाँ पर जो है इसमें जो है 4 लीटर था फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स वाइटल कैपेसिटी 5 लीटर, तो 8 आया। 8 को फिर इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज निकालने के लिए। 8 इंटू 100 80%। याद रखिएगा कि नॉर्मल पर्सन एक्सपेल करता है 65 से लेके 85% के दरमियान ऑफ द फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी इन 1 सेकेंड, ठीक है। उनका रेशियो 80 तक आना चाहिए। अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है जैसे कि एस्थमा हो गया या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तो उसमें ये जो रेशियो है वो याद रखिएगा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड के टाइम में 1 सेकेंड के अंदर जो रेट ऑफ पल्मोनरी एयर फ्लो है, एयर का फ्लो वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव की जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है उनमें डिफरेंस है। ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ जैसे एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, उनमें क्या होता है 80% से कम आता है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये रेशियो रिड्यूस क्यों होता है? क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ होती हैं ना उनमें फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम जो है 1 सेकेंड के अंदर, यानी वो कितना रैपिडली जो है उसको मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद कितना रैपिडली और डीपली एक्सपायर कर पा रहा है, वो उसकी पावर उसकी रिड्यूस हो रही है, वो चीज़ उसकी रिड्यूस हो रही है इन 1 सेकेंड वाली, ठीक है। तो इस वजह से ये रेशो हमें लेस देन 80% मिलता है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ हैं जिनमें रिस्ट्रिक्शन है जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो इनमें ये रेशो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड जो है इंक्रीज़ हो जाता है, इसलिए क्योंकि उसकी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज्ड है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ में, क्योंकि मैक्सिमल इंस्पायरेशन के बाद वो मैक्सिमली एक्सपायर नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसके अलावा फर्दर अब जो है ऑब्स्ट्रक्टिव सपोज आया है हमारे पास, यानी हमें PFTs जो है डिक्रीज़ मिल रही है लेस देन 80%, तो फिर अब जो है हमने ये डिटरमाइन करना होता है, ये डिसाइड करना होता है कि अब ये वाला जो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न मिल रहा है ये रिवर्सिबल है, ठीक है। कोई भी पेशेंट है आपको नहीं पता इनमें से कौन सी डिजीज़ है, PFT की लेस देन 80 आ रहा है। अब आपने देखना है कि ये जो मुझे फाइंडिंग मिली है तो इसको जो ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है क्या वो रिवर्सिबल है, जैसा कि एस्थमा रिवर्सिबल होता है, ठीक है, या वो इरिवर्सिबल है, जैसे COPD हो गया, एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, वो इरिवर्सिबल होता है। तो फिर आपका स्टेप होता है ये डिटरमाइन करना, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, ब्रोंको डायलेटर इनहेलर देना होता है, जैसे कि वेंटोलिन हो गया, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट जिसको हम कहते हैं, वो ब्रोंको डायलेटर देंगे जब आप इस स्टेप के बाद, तो अगर पेशेंट की फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड जो है इम्प्रूव हो रही है 10 से 20 मिनट के अंदर, अगर वो मोर देन 12% हो रही है, तो इसका मतलब है पेशेंट को एस्थमा है, क्योंकि एस्थमा एक रिवर्सिबल कंडीशन है, ब्रोंको डायलेटर देने पे सही हो गया। लेकिन अगर वो COPD होती, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तो उसमें ब्रोंको डायलेटर देने पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चार्ट जहन में याद रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, डायग्नोस्टिक अप्रोच टू पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, ठीक है। तो चेक करें पहले तो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड अपॉन फोर्स वाइटल कैपेसिटी का रेशियो जो है आपका क्या आ रहा है। अगर वो 70% से कम आ रहा है, लेस आ रहा है, तो हमने कहा अगर PFTs पे रेशियो लेस देन 70 या 80% हो तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, उसको मोर देन 70 या 80 हो तो वो रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है। पहले हम ऑब्स्ट्रक्टिव देते हैं। अगर इसमें PFTs में आपको रेशियो लेस मिला
आप समझ गए कि भाई ये डिज़ीज़ ऑब्स्ट्रक्टिव है। तो अब आपका स्टेप होता है कि आपने उसकी टोटल लंग कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम और फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो है चेक करनी होती है। इनको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं हम। मेनली जो स्पायरोमेट्री है उसमें हमें ये जो टेस्ट डिस्क्राइब करता है कि वेदर ये डिज़ीज़ जो है ऑब्स्ट्रक्टिव है या रिस्ट्रिक्टिव है। बेनिफिट ऑफ दिस डायग्नोसिस इज़ दैट जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ हैं उनको हम ब्रोंकोडायलेटर देने से रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर PFTs जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है उसमें हमें इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही ब्रोंकोडायलेटर देने पे, तो इसका मतलब नहीं है कि रूल आउट हो गई है सक्सेसफुल क्लिनिकल रिस्पॉन्स टू ब्रोंकोडायलेटर थेरेपी, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब जो है ये वैल्यूज़ है जो ऑब्टेन की जाती हैं फ्रॉम द स्पायरोग्राम, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड और इनका रेशो और पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है इस फिगर में भी देखें तो टाइडल वॉल्यूम मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये वॉल्यूम ऑफ एयर इन वन ब्रेथ ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। ठीक है, एक ब्रेथ में जो वॉल्यूम ऑफ एयर है, जो वॉल्यूम एक ब्रेथ में, उसको हम कहते हैं ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, जैसे बैठे बैठे हम बस सांस ले रहे हैं हर वक्त, तो वो होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम, जो कि 500 से 800 ml होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने 500 याद रखनी है। फिर आती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी से पहले आप ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखें। पहले आपने देख लिया टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक ब्रेथ में ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इन हो रहा है, इन एंड आउट हो रहा है, तो वो टाइडल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या चीज़ है? ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कि मैक्सिमल जो इंस्पायरेशन है उस पर, मैक्सिमल इंस्पायरेशन पे जितना वॉल्यूम होगा उसको हम कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये तकरीबन होता है अच्छा इस फिगर में देखें तो टाइडल वॉल्यूम हमारा है 500 ml। ठीक है, लेकिन इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो मैक्सिमम इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन पे वॉल्यूम होगा वो होता है नॉर्मली 2800 ml। ठीक है, नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल की बात हो रही है। उसके बाद जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है कि यानी ज़ोर से आप फोर्सफुल सिर्फ एक्सपायरेशन करें, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी अगर हम इसको डिफ़ाइन करें कि वॉल्यूम ऑफ गैस रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम, तो उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो नॉर्मली हमारा होता है 1300 ml। ठीक है, 13 ml। और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या चीज़ है? ये होता है जब मैक्सिमल एक्सपायरेशन कर ली उसके बावजूद जो पीछे हमारा थोड़ा वॉल्यूम होता है ना लंग्स में, जो हमारे एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाता है, नॉर्मली प्रेजेंट होता है। बेशक आप फुल फोर्सफुल एक्सपायर कर लें, उसके बावजूद जो पीछे रह जाता है वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेशन, वो होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू है 1200 ml। ठीक है, तो ये हो गया टाइडल वॉल्यूम 500, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2800, एक्सपायरेटरी रिजर्व 1300 ml और रेजिडुअल वॉल्यूम है 1200 ml। तो अब मैं आपको डेफिनेशन जो चार्ट पे बनी हुई है इनाम दानिश में, वो मैं आपको बताती हूँ जो हमें ये स्पायरोग्राम पे वैल्यूज़ ऑब्टेन होती हैं। टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इन वन ब्रेथ ड्यूरिंग द नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। ठीक है, 500 to 800 ml इसकी वैल्यू है। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ गैस, इस फिगर को भी आप देख सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी एक्चुअली होता है वो वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग आफ्टर मैक्सिमल इंस्पायरेशन। ठीक है, मैक्सिमल आपने इंस्पायरेशन की, उसके बाद वो वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि आप फुली फिर एक्सपायर कर पाएँ, फुली मैक्सिमली, तो उसको हम कहते हैं ये इस पेशेंट की वाइटल कैपेसिटी है, मैक्सिमम इंस्पायरेशन के बाद एक्सपायर कर पा रहा है। ठीक है, और फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी क्या होगा? फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स आफ्टर द मैक्सिमल इंस्पायरेशन। ये था कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो फोर्सफुली एक्सपेल्ड हो लंग से आफ्टर द मैक्सिमल इंस्पायरेशन, तो ये भी जो है आफ्टर द मैक्सिमल इंस्पायरेशन जो फोर्सफुली हो वो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है। फोर्स्ड लगा दिया ना लफ्ज़, तो फोर्सफुली जो हो नीचे चला जाएगा अब ग्राफ, और ये सेम ही है वाइटल कैपेसिटी की तरह। ठीक है, उसी की तरह है, लेकिन इंस्पायरेशन जो होगी ना इस वाले में फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी में, वो इंस्पायरेशन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। ठीक है, मैक्सिमल जाएगी, फोर्सफुल होगी और रैपिड इंस्पायरेशन होगी। फोर्सफुल और रैपिड इंस्पायरेशन से फिर जो एक्सपायरेशन फोर्सफुली की जाएगी वो है फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, देन आता है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, FEV1 जिसको हम कह रहे हैं, वो वॉल्यूम ऑफ एयर होता है एक्सपेल्ड इन द फर्स्ट सेकेंड ऑफ द फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, इस फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी के पहले सेकेंड में जो एक्सपेल की जाएगी एयर, और उससे जो है हमारा लार्ज एयरवे का स्टेटस रिफ्लेक्ट होता है।
तो नॉर्मली मैंने कहा 75% ऑफ द वाइटल कैपेसिटी होती है हमारी FeV1। FeV1 और फोर्स वाइटल कैपेसिटी का रेशियो निकाला जाता है, जो कि मैंने कहा मोर देन 70% होना चाहिए। अगर ये लो है तो मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है, लेकिन अगर दोनों फर्स्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी दोनों लो है, दोनों ही लो हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है। लास्ट में आता है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, फोर्स्ड एक्सपायरेटरी फ्लो रेट ओवर मिडिल हाफ ऑफ द वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, मिडिल हाफ ऑफ द वाइटल कैपेसिटी नॉर्मली 25 to 75% ऑफ द वाइटल कैपेसिटी होता है, और ये स्मॉल एयरवेज का स्टेटस बताता है हमें, ठीक है। लार्ज एयरवेज का हमें फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड स्टेटस बताएगा, लेकिन जो स्मॉल एयरवेज होते हैं उनका स्टेटस हमें पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट बताएगा। ये हमारी फोर्स्ड एक्सपायरेटरी फ्लो रेट ही होता है ओवर द मिडल हाफ ऑफ द वाइटल कैपेसिटी, ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद अब आते हैं लंग वॉल्यूम्स, ठीक है। यही वॉल्यूम्स जो है हमारे वॉल्यूम्स रिक्वायर यूज ऑफ स्पायरोमेट्री एंड आइदर हीलियम डाइल्यूशन या बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो टोटल लंग कैपेसिटी होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होता है कि हमारी पूरे सारे वॉल्यूम्स आ गए, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल इंस्पायरेशन। मैक्सिमल इंस्पायरेशन के बाद जितना भी हमारा वॉल्यूम है पूरे लंग्स में, वो है टोटल लंग कैपेसिटी। एम्फाइसीमा और एस्थमा जैसी कंडीशन है उनमें जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अंदर एयर ट्रैप हो रही है, लंग्स रिक्वेल नहीं हो पा रही क्योंकि इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई है, तो उस वजह से अंदर जो है लंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है। लेकिन जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी है वो उनकी रिड्यूस होती है, ठीक है। फोर्स वाइटल यानी मैक्सिमल इंस्पायरेशन और रैपिड इंस्पायरेशन के बाद उन्होंने जो फोर्सफुली एक्सपायर करना है, तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है, इनमें एक्सपायर नहीं कर पाते, एक्सपायरेशन नहीं हो पाती, अंदर ही एयर ट्रैप हो रही होती है, इसलिए उनकी फोर्स वाइटल कैपेसिटी रिड्यूस होती है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी याद रखिएगा वो वॉल्यूम ऑफ गैस लंग्स में जो नॉर्मल टाइडल जो हमारी ये देखिए एक्सपायरेशन हो रही है, इंस्पायर एक्सपायर इंस्पायर एक्सपायर, तो इस एक्सपायर के बावजूद जो पीछे जो वॉल्यूम ऑफ गैस लंग में रह जाए उसको हमने कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ गैस रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। नीचे जो है होता है ये रेजिडुअल वॉल्यूम है जो पीछे रह जाता है, मैक्सिमल एक्सपायरेशन के बावजूद पीछे रह जाता है, ठीक है। फुली हमने एक्सपायर किया उसके बावजूद पीछे जो हमें हमारे एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचा रहे हैं, तो इसका और जो हमारी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के एंड पे जो वॉल्यूम रह जाता है वो होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो उस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी के और इस रेजिडुअल वॉल्यूम का डिफरेंस जो है वो होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड देन लास्ट है व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम? रेजिडुअल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ गैस जो लंग्स में रह जाए आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन, ठीक है। ये वॉल्यूम है, बहुत ईजी है, ये थोड़े से समझ लें। देन आता है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट, PEFR। ये एक एक्सट्रीमली बहुत ही सिंपल और चीप किस्म का टेस्ट होता है जिसमें हमारा मैक्सिमल एयर फ्लो रेट जो है गिवन टाइम में वो डिस्क्राइब हो ये टेस्ट करता है, ठीक है। मैक्सिमल एयर फ्लो रेट को हमने पेशेंट को कहना होता है कि फुल इंस्पायर करे और टोटल अपनी पूरी टोटल लंग कैपेसिटी जितनी फुल इंस्पायरेशन ले और फिर ब्लो आउट करे फोर्सफुली एक पीक फ्लो मीटर के अंदर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर फिर ब्लो आउट करे, फुल इंस्पायर करके इसके अंदर ब्लो करे और ये हमने हॉरिजॉन्टली हेल्ड करना होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था इस तरह का ये इंस्ट्रूमेंट होता है पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर, और इसमें जो है वैल्यू होती है, इसके अंदर जो है पेशेंट ने ब्लो करना होता है, डीप ब्रीथ करके और ब्लो आउट करेगा। तो जब भी पेशेंट इसमें ब्लो करेगा तो नॉर्मल पर्सन याद रखिएगा अपनी एम्प्टी करेगा अपनी चेस्ट को फ्रॉम फुल इंस्पायरेशन इन 4 सेकेंड्स और लेस, यानी 4 सेकेंड से भी कम टाइम में वो इसमें ब्लो पूरी अपनी फुल इंस्पायर की हुई एयर सारी इसमें ब्लो कर देगा 4 सेकेंड या उससे भी कम टाइम में। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रोलोंगेशन हो जाए फोर्स एक्सपायरेटरी टाइम की, 6 सेकेंड से ज़्यादा वो टाइम ले रहा है इसमें ब्लो करने के लिए, इसका मतलब है उसको कोई ना कोई एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है। तो पीक फ्लो मीटर जो है बहुत ही बेस्ट होता है प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट जो है अपना एयर फ्लो लिमिटेशन घर पर ही असेस कर सकता है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट ले सकता है। ये बहुत ही सिंपल और चीप टेस्ट है और पेशेंट को हमने कहना होता है कि फुल इंस्पायरेशन करे अपनी पूरी टोटल लंग कैपेसिटी की फुल इंस्पायर करके और फिर जो है फोर्सफुली इसके अंदर ब्लो आउट करे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो फिर हमें फाइंडिंग मिलेगी, रीडिंग मिलेगी।
अब यहाँ पर जो है एक पैटर्न लिखा हुआ है ऑफ एबनॉर्मल वेंटिलेटरी कैपेसिटी। ये फिगर है, इसमें पीक एक्सपायरेटरी फ्लो रेट है जो चेक किया जा रहा है बच्ची का। यहाँ पर एस्थमा, एम्फाइसेमा, लंग फाइब्रोसिस, इनमें हमें क्या है, एबनॉर्मल वेंटिलेटरी कैपेसिटी मिलती है। एक अगर हम सबसे पहले जो वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि फोर्सफुली एक्सपेल किया जाए फ्रॉम द लंग्स आफ्टर द मैक्सिमल इंस्पायरेशन, तो कितना वो फोर्सफुली एक्सपेल करेगा। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जो डिजीज़ हैं जैसे कि एस्थमा या एम्फाइसीमा, इनमें और लंग फाइब्रोसिस रिस्ट्रिक्टिव, इसमें भी ये लो ही होता है। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम भी तीनों में लो होगा। फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम और इनका वाइटल कैपेसिटी का रेशो जो है लंग फाइब्रोसिस में नॉर्मल रहेगा। हमने कहा था रेस्ट्रिक्टिव में नॉर्मल रहता है रेशो, लेकिन लेस देन 80% या नॉर्मल मोर देन 80% या नॉर्मल रहेगा। लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ जो है एस्थमा, एम्फाइसीमा होगी, उनमें हमें रेशो लो मिलता है, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम जो पीछे रह जाता है, तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ हैं उनमें हाइपर इन्फ्लेशन होती है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है, पीछे हाई होगा, ठीक है, दोनों में। लेकिन लंग फाइब्रोसिस में रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है, उसमें हमें लो मिलेगा। टोटल लंग कैपेसिटी पूरे लंग की जो है एस्थमा, एम्फाइसीमा में हाई होती है, लंग फाइब्रोसिस लो। DLCO यानी डिफ्यूजिंग लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये डिफ्यूजन को चेक करने के लिए। ये एस्थमा में हमें नॉर्मल मिलती है, एम्फाइसीमा में जो है डिफ्यूजन कैपेसिटी लो हो जाती है क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज़ हुआ है, और लंग फाइब्रोसिस में क्योंकि थिकनेस हो गई है तो उसमें भी हमें लो मिलेगी। अब लास्ट इन्वेस्टिगेशन रह गई आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। उससे पहले आप ये वाला चार्ट देखें कि मैंने जो आपको एक्सप्लेन कर दी थी कि आपने डायग्नोस्टिक अप्रोच टू पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किस तरह करनी है। एक तो आपने फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ओवर फोर्स वाइटल कैपेसिटी का रेशो निकालना है। अगर वो आपको लेस मिल रहा है तो मैंने कहा उसको हम कहेंगे ये ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न है, उसको कोई ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। अगर वो रेशो आपका मोर आ रहा है स्पायरोमीट्री पे तो ये रेस्ट्रिक्टिव हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टिव अब आपको पता चल गया है, तो अब आप जो है टोटल लंग कैपेसिटी देखेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये तीनों चीज़ें जो हैं ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ में बढ़ जाती है, जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया चार्ट में, ठीक है। लंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, टोटल रेजिडुअल वॉल्यूम भी पीछे बढ़ रहा है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब है कन्फर्म होगा कि भाई ऑब्स्ट्रक्टिव ही पैटर्न है। तो अब जो है आपने ब्रोंको डायलेटर ड्रग देनी है, ठीक है, जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट आप देंगे। अगर ब्रोंको डायलेटर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है और आपने ब्रोंको डायलेटर दिया तो उसकी अब जो फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड है वो मोर देन 12% इम्प्रूव हुआ है, ठीक है, मोर देन 12% उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। तो इसका मतलब है कि इसको एस्थमा है, ठीक है, एस्थमा है, जिसकी वजह से ऐसी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है जिसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, तो वो एस्थमा सजेस्ट कर रहा है। लेकिन अगर वो डिक्रीज़ हुआ, ब्रोंकोडायलेटर दिया लेकिन 12% डिक्रीज़ आया है फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड में, तो उसका मतलब है उसको COPD है, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। COPD अगर है तो COPD में फिर आपने करनी होती है DLCO चेक, डिफ्यूजन लंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो COPD में क्योंकि DLCO से फिर हम देखेंगे कौन सी वाली COPD है, उसको एम्फाइसीमा है या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्योंकि एम्फाइसीमा में जो है थिकनेस जो है ज़्यादा हो जाती है इसका जो सरफेस एरिया है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो है डिफ्यूजन कैपेसिटी कम मिलेगी, DLCO डिक्रीज़ होगा, तो हम कंफर्म कर लेंगे कि भाई इसको एम्फाइसीमा वाली COPD है। लेकिन अगर DLCO नॉर्मल आ रहा है तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है, ठीक हो गया। दूसरा हमने कहा था हमने ब्रोंकोडायलेटर दिया, इंप्रूवमेंट मिली हमें 12%, मोर देन 12% FEV1 में, तो मतलब एस्थमा है। अब एस्थमा फर्दर कंफर्म करने के लिए हम करते हैं मेथाकोलिन टेस्ट। मेथाकोलिन एक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ठीक है। ये देने पर अगर मोर देन 20% डिक्रीज़ आ गया फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड में, ठीक है, तो कंफर्म हो गया कि भाई ये एस्थमा है। तो ये हमने ऑब्स्ट्रक्टिव पैटर्न में इस तरह से डायग्नोस करना होता है। फिर दूसरा पैटर्न था रेस्ट्रिक्टिव का, यानी फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड और फोर्स वाइटल कैपेसिटी का रेशो हमें मोर देन 70 मिला, तो मतलब रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है। अब रेस्ट्रिक्टिव में भी यही चीज़ें, टोटल लंग कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल और रेजिडुअल कैपेसिटी, ये चीज़ें चेक करेंगे, तीनों डिक्रीज़ होती हैं, ठीक हो गया। वहाँ इंक्रीज़ हो रही थी, इसमें डिक्रीज़ है, तो कंफर्म हो गया कि ये रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है। अब रेस्ट्रिक्टिव में भी हमने DLCO करना होता है, डिफ्यूजन। अगर DLCO नॉर्मल आया है तो कोई एक्सट्रिंसिक रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है, चेस्ट वाल की डिजीज़ हो सकती है। लेकिन अगर वो DLCO डिक्रीज़ हुआ, डिफ्यूजन में मसला हो रहा है, डिफ्यूजन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कोई इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, क्योंकि उसमें थिकनेस हो जाती है एल्विलर वॉल, तो डिफ्यूजन नहीं हो पाती। तो DLCO फिर फर्दर कंफर्म करेगा कि कौन सी वाली रेस्ट्रिक्टिव डिजीज़ है। दैट्स इट, ये अप्रोच होती है हमारी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से। लास्ट इन्वेस्टिगेशन रहेगी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ABGs, ठीक है।
अच्छा जी, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस में हमने जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करना होता है, और प्रोटॉन के कंसंट्रेशन जो है आर्टीरियल ब्लड में वो वैल्यूएबल होती है इन द असेसमेंट ऑफ हाइपोक्सीमिया या एसिड बेस बैलेंस इन द रेस्पिरेटरी फेलियर में जिस तरह हो जाता है या एस्थमा में, तो ये चीज़ें हाइपोक्सीमिया एसिड बेस बैलेंस मेजर करनी होती है। ठीक हो गया। तो प्रोसीजर इसी तरह है कि हेपेरिनाइज करना है हमने, पहले देखिए सिरिंज को 0.1 ml हेपेरिन से, ताकि इसमें क्लॉट फॉर्मेशन ना हो। फिर हम रेडियल या फिर ब्रेकियल या फिमोरल आर्टरी से जो है ये ब्लड ले रहे हैं, ठीक है। और सैंपल को फिर हमने आइस बैग में जल्द से जल्द इमर्स करना होता है, ताकि उसमें मेटाबॉलिज्म ना हो और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का रिड्यूस ना हो जाए और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज़ ना हो। क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म होगा तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ेगा, ऑक्सीजन का कम होगा, तो इसलिए हम आइस में हमने इमर्स करना होता है। नॉर्मल वैल्यूज़ जो है हम पीएच भी देख रहे हैं, तो हमें 7.35 टू 7.45 पीएच मिलनी चाहिए ब्लड की। इसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 75 से 100 मिलीमीटर मर्करी जो है नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का 36 से 46 मिलीमीटर मर्करी जो है पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का। बाइकार्बोनेट जो है वो 22 से 26 मिलीमोल पर लीटर होना चाहिए, नॉर्मली 22 से 26। ऑक्सीजन सेचुरेशन याद रखिएगा कि 95 से 100% होनी चाहिए। अगर पेशेंट को जो है प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुई है, ठीक है, प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो इसमें हमें पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई मिलता है, और एसिडोसिस है तो इसलिए पीएच लो मिलती है, ठीक है। इसके क्या कॉजेज़ हैं? टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में इस तरह एसिडोसिस होती है क्योंकि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की वजह से या हाइपोवेंटिलेशन की वजह से, वो हाइपोवेंटिलेटेड है, अगर इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रह रही है और लो पीएच हो रही है, ठीक है। कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है? इसमें पार्शियल प्रेशर तो कार्बन डाइऑक्साइड का हाई ही है, लेकिन अब पीएच नॉर्मल हो जाती है। क्यों नॉर्मल हुई वो? क्योंकि किडनीज़ ने क्या किया, कंपनसेट करना शुरू कर दिया रीनल बाइकार्बोनेट रिटेंशन को, ठीक है। उसने बाइकार्बोनेट निकाले नहीं, रिटेन करना शुरू किए। इसीलिए पेशेंट जो है वो प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाला जो है प्रेजेंट करता है प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ। किडनीज तो कंपनसेट कर रही हैं, तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ, यानी उसका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का रेज्ड होगा, लेकिन पीएच नॉर्मल होगी, किडनीज ने कंपनसेट कर लिया है, और उसको कंपनसेटरी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगी, यानी उसके बाइकार्ब जब चेक करेंगे तो वो इंक्रीज होंगे, रेज्ड होंगे, क्योंकि वो किडनीज ने बचाए हैं, कंपनसेट किया है, ठीक है। दूसरा है प्राइमरी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। एल्कलोसिस तब होगी जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का लो होगा, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का लो है और पीएच जो है उस पर फिर हाई होगी, ठीक है, यानी एल्कलाइन। तो इसमें क्या कॉजेज़ है? हाइपर वेंटिलेशन इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हो सकता है। हाइपर वेंटिलेट करके उसके कार्बन डाइऑक्साइड पूरी एक्सेल हो रही है तो पीएच हाई होगी पीछे, ठीक है। कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में अब क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का तो लो होगा, लेकिन अब पेशेंट की पीएच जो है वो हाई होने के बजाय नॉर्मल है। ये नॉर्मल क्यों है? क्योंकि बाइकार्ब अब उसमें लो है, ठीक है, लो बाइकार्ब हैं, ये कम हुए हैं एज अ कंपनसेटरी रिस्पॉन्स फ्रॉम द किडनी, ठीक है, ये किडनी ने कंपनसेट किया है, तो बाइकार्ब को उसने इसमें लो किया है, जबकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जो है उसने उसको बढ़ा दिया था, तो उसने कंपनसेट करके फिर इसको नॉर्मलाइज़ किया है। अब प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी हो गई सारी, प्राइमरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, प्राइमरी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब है प्राइमरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें क्या होता है कि बाइकार्बोनेट लो ही होता है और पीएच भी लो हो गया। अब इसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र नहीं करना मेटाबॉलिक वाले केस में। इसमें बाइकार्ब लो होगा जिसकी वजह से पीएच भी लो होगा, यानी एसिडिक पीएच होगा, ठीक है। तो इसके क्या कॉजेज़ है? ये क्रोनिक रीनल फेलियर में ऐसा होता है जिसकी वजह से लो बाइकार्ब है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में और लैक्टिक एसिडोसिस में। कंपनसेट कैसे करेंगे? अब इसको बॉडी कैसे करेगी? कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस में अब लंग्स जो हैं वो ट्राई करेंगे टू मेंटेन द पीएच टू नॉर्मल बाय रैपिड रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। पेशेंट जो है हाइपर वेंटिलेट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लो ऑफ कर देगा, जिसकी वजह से फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस था, उसको कंपनसेट किया बाय मेकिंग रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सारी निकाल दी तो पीछे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हुआ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड की तरह ही एक्ट कर रही है, तो वो चली गई तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हुआ। तो इसीलिए पिक्चर जो है वो कैसी है? लो बाइकार्ब है,
ठीक है, पहले लो बायकार्ब था, लेकिन अब लो बायकार्ब है, लेकिन पीएच नॉर्मल की ही तरफ आ गई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लो हमने की और पीएच को नॉर्मल किया। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, तो उसको निकाल के फिर पीछे जो है पीएच को लो किया। तो यहाँ पर ये हमारा सारी जो इन्वेस्टिगेशंस हमने करवानी होती है रेस्पिरेटरी डिजीज़ में वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो से हम रेस्पिरेटरी फेलियर स्टार्ट करेंगे।